हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स के एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम यहाँ पे देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टिविटी। ओके, सबसे पहला एप्लीकेशन है यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ लैम्ब्डा इनफाइनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लैम्ब्डा इनफाइनाइट डायरेक्टली नहीं दे सकता। लैम्ब्डा इनफाइनाइट का यहाँ क्या मतलब है कि कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, अब ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही पॉसिबल है। ओके, कि इनफाइनाइट डायलेशन पर इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से आयनित हो जाता है, प्रबल इलेक्ट्रोलाइट, राइट। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। ओके, इस वजह से यहाँ पर हम लैम्ब्डा इनफाइनाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो हमें कुछ ऑल्टरनेटिव वे देखना पड़ेगा यहाँ पे, उसके थ्रू जो है हम यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी लैम्ब्डा इनफाइनाइट जो है कैलकुलेट कर सके। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्या करना है, CH3COOH के लिए लैम्ब्डा इनफाइनाइट कैलकुलेट करना है, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके लिए? एसिटिक एसिड के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है मुझे। कंडक्टेंस वो भी कहाँ पे? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके अगर हमें लैम्ब्डा एम पता है, ठीक है, लैम्ब्डा इनफाइनाइट पता है, तो उनकी रिएक्शन जो है वो हम करवा के जहां से हमें मिलेगा CH3COOH और फिर प्लस माइनस करके उनकी कंडक्टिविटी को हम जो है कोलराउसेस लॉ को यूज करते हुए लैम्ब्डा इनफाइनाइट इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। क्या ये एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का सिंपल सा मतलब मैंने बताया हुआ है पहले भी, क्या होता है, ये पूर्णतः जल में जो है विलय नहीं होता है। ओके, कुछ ही पार्ट जो है इसका आयनित हो पाता है। तो अब देखते हैं कि इसकी फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम लैम्ब्डा इनफाइनाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें लेना पड़ेगा कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, उनकी रिएक्शन कराएंगे। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, तो हमें उनका तो पता होगा तो हम कर सकते हैं। ओके, तो उनकी हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर कंडक्टेंस पता है, जैसे यहाँ पे लगेंगे आपको दो तरह के, तीन इलेक्ट्रोलाइट। एक तो है इसकी HCl की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको कंडक्टेंस पता होनी चाहिए। इसके बाद जो है CH3COONA। ओके, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये ध्यान रखना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड NaCl, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब इनके तो हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं, तो इन तीनों को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, कोलराउसेस लॉ को यूज करेंगे और फिर जो है हम इसका एसिटिक एसिड का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो हमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी। देखो कैसे, ये CH3COONA की रिएक्शन हम कराएंगे यहाँ पे HCl के साथ। किसके साथ कराएंगे? HCl के साथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारे पास CH3COOH प्लस NaCl। ओके, तो अब देखो, इसकी लैम्ब्डा इनफाइनाइट हमें पता है, इसकी लैम्ब्डा इनफाइनाइट भी पता है, इसकी निकालनी है, ठीक है, और इसकी लैम्ब्डा इनफाइनाइट भी हमें पता है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि लैम्ब्डा इनफाइनाइट ऑफ CH3COOH कैसे निकलेगा, लैम्ब्डा इनफाइनाइट ऑफ CH3COONA प्लस लैम्ब्डा इनफाइनाइट ऑफ
HCl माइनस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NaCl। ये जो इधर है NaCl ये इधर चला जाएगा, तो ये माइनस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NaCl। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम इजीली इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी लैम्डा इनफाइनाइट कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इन सब के तो हमें पता ही है, तो हमें यहाँ प्लस माइनस ही करना है। ओके, तो इस तरह से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी कर सकते हैं। तो ये था कि कंडक्टिविटी मेजर करने का, ये क्या इनकी कंडक्टिविटी मेजर की है, ठीक है, और इन्हीं कंडक्टिविटी को मेजर करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। तो पहला तो यही था हमारा एप्लीकेशन की कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी हम लैम्डा इनफाइनाइट कैलकुलेट कर सकते हैं कंडक्टिविटी मेजरमेंट द्वारा। ओके, सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर, सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा का निर्धारण कैसे करें, यानी कि आपको ए कैलकुलेट करना है, वो आप कंडक्टिविटी मेजरमेंट द्वारा कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा होगा, लैम्डा वी बाय लैम्डा इनफाइनाइट। स्टार्टिंग में ही बताया मैंने कि लैम्डा इनफाइनाइट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लैम्डा इनफाइनाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा इनफाइनाइट जो है आपको पता है। ओके, तो यहाँ पे वो हो गया। अब ये लैम्डा वी क्या है, किसी पर्टिकुलर एक सांद्रता पर या किसी पर्टिकुलर डाइल्यूशन पर जो है वो कंडक्टेंस को शो कर रहा है लैम्डा वी यहाँ पे, और ये शो कर रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस को। और यहाँ पे ये पूरा जो फॉर्मूला है वो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यूज में लेते हैं। डिबाय-हकल-ओनसेगर इक्वेशन में जो पोस्टुलेट था वहां पे हमने बताया था कि वहां पे ये वाला फॉर्मूला जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को नहीं दर्शाता, वहां पे तो इनकी अलग अलग डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी के रेशियो को दर्शाता है, पर यहाँ पे ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने में यूज में आएगा। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी आपको कोलराउस लॉ का यूज मिलेगा। देखो कैसे, एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन पर आपको कंडक्टिविटी मिल गई। अब यहाँ पे बार बार बताने की जरूरत नहीं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ये, ठीक है। लैम्डा वी क्या है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। ओके, अब ये लैम्डा इनफाइनाइट है। कोलराउस लॉ क्या कह रहा था कि किसी भी प्रबल इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लैम्डा इनफाइनाइट होता है, अनंत तनुता पर जो कंडक्टेंस होती है वो उनके आयनों की कंडक्टेंस के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पे ये कहेंगे हम लैम्डा इनफाइनाइट प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस। ओके, तो यहाँ से आप आसानी से जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को वी तनुता पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये किसके लिए, दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्पेशली मेंशन क्यों किया है यहाँ पे, देखो लैम्डा इनफाइनाइट निकालना इजी हो गया है, पहले नहीं था। ओके, इससे पहले हमको पता नहीं था कि लैम्डा इनफाइनाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे निकाले, पर यहाँ से हमने सीख लिया है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकाला जा सकता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये तो आराम से निकाला जा सकता था, पर ये हमें समझ नहीं आता था कि ये तो सिर्फ प्रबल के लिए है, वीक के लिए कैसे निकाले, तो वो भी पता चल गया। तो इस दोनों के जो है डिवाइड करके हम यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। ओके, चलो ये था सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन है यहाँ पे, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, थर्ड एप्लीकेशन है यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ के ए, डिटर्मिनेशन ऑफ के ए of acids, Ka for
ऑफ एसिड्स। ओके, तो एसिड के लिए आपको वियोजन नियतांक निकालना है। एसिड के लिए क्या निकालना है? वियोजन नियतांक निकालना है। ओके, अब एसिड कौन सा यूज में ले रहे हैं हम? एसिड मान लो मैंने लिया है अगेन CH3COOH। अब ये हमारा एक तरह का ऐसा एसिड है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज में आता है। ओके, और मैंने आपको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में आपने पढ़ा था कि वहां पे जो वियोजन नियतांक था वो किसके बराबर था? CA²/1 - A के बराबर था। ठीक है, अब हमें इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही निकालना है क्या? Ka की वैल्यू। उससे पहले हमें यहाँ पे पता है ऑलरेडी, इससे पहले हमने पढ़ा है कि यहाँ पे जो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है? λV/λ इनफाइनाइट के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, क्या अगर CH3COOH के 1 ग्राम इक्विवेलेंट V वॉल्यूम में डिसॉल्व हो तब Ka के लिए फॉर्मूला क्या होगा? देखो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट V वॉल्यूम में, मतलब क्या है यहाँ पे इसका? कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? कंसंट्रेशन की, जो कि कितनी है? 1/V। कितनी है? 1/V। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि ये तो हमें पता ही है कि इस वाले फॉर्मूले में ये पूरा फॉर्मूला यूज होगा। हमें पता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए K की वैल्यू जो है वो हम CA²/1 - A से कैलकुलेट करते हैं। हमने वहां डिटेल में देखा है किस तरह से हुआ है ये फॉर्मूला डिराइव। ठीक है, A की वैल्यू हम यहाँ पे रख ही देंगे, हमें पता है A की वैल्यू क्या होती है। ओके, और उसके बाद C कितना है? मैं कहूँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट V वॉल्यूम में डिसॉल्व किया है, तो उस केस में Ka की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी? ये होगी A²/1 - AV। आप लिखो तो इस तरह से लिख सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से हम Ka की वैल्यू भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ओके, अब यहां से भी आपको पता होगा कि आपको यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया है आपको कि एसिटिक एसिड के लिए आप लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा हमारा 4th नंबर, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली soluble salt। determination of solubility product for of product of sparingly soluble salts। ओके, अब देखो कि यहाँ पे कह रहे हैं हम कि किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को कैलकुलेट करके। ठीक है, यानी कि जो भी अल्प विलेय लवण है, स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब अल्प विलेय लवण। यहाँ पे स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब है अल्प विलेय लवण। ठीक है, अल्प विलेय लवण, उनकी विलेयता गुणांक निकालना है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि विलेयता गुणांक निकालना है। ओके, उसके लिए आप
कैसे कैलकुलेट करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो देखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो कैसे होता है। आपके जो बेरियम सल्फेट है, जो लेड सल्फेट है, ये कुछ ऐसे सॉल्ट्स है जो सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, किसी भी डाइल्यूशन पर ये इजीली सॉल्युबल नहीं होते हैं। AgCl हो गया, ओके, कुछ पार्ट ही सॉल्युबल होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते हैं, बहुत अल्प मात्रा जो है वो सॉल्युबल होती है सॉल्वेंट में। ओके, तो उस केस में जो भी जितना भी सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल होने के बाद जो विलियन बनेगा वो हमारा जो है वो संतृप्त विलियन बनेगा, सैचुरेटेड विलियन बनेगा। अब उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की क्या करेंगे, हम चालकता पहले निकालेंगे। हमें यही तो पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट। ओके, तो उस सॉल्युबल, ये देखो ये हमारा सॉल्वेंट रहा, सॉल्वेंट। ओके, यहाँ पे हमने घोल दिया बेरियम सल्फेट, पूरी तरह से नहीं घुलता है, लैब में आपने इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा। बेरियम सल्फेट जो है आपने देखा है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन नहीं बनाता है। ओके, कुछ पार्ट ही घुल पाता है, पूरा नहीं घुलता। तो अब ये जो है जितना घुलना था घुल गया, तो अब ये सॉल्यूशन क्या हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब आपको करनी है इसकी कंडक्टेंस मेजरमेंट, कंडक्टेंस मेजरमेंट। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस होता है वो उनका नॉर्मल किसी भी डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस के मेजरमेंट के बराबर ही होता है। आप कितना ही डाइल्यूट कर दो उसको, जितना घुलना था वो उतना घुल गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमने पढ़ाई है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम होता है। ठीक है, और इसके साथ ही हमने कोलराउस लॉ भी पढ़ा है, वो भी यूज होगा यहाँ पे, क्या, ये प्लस और ये माइनस। ओके, तो यहाँ पे आप कहे कि लैम्डा इनफाइनाइट, मैं यहाँ से बताऊं लैम्डा इनफाइनाइट लेंगे हम, के वी के बराबर होता है, ओके, कप्पा वी के बराबर होता है। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है मुझे, तो मैं उसके स्पेसिफिक कंडक्टेंस से डिवाइड कर दूंगी उसके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को। ओके, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है हमारा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, ओके, कितने में बना है, 20 ml में कितना घुला होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मान लो घुला, तो 1 ml में कितना घुला, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बाय वी। ठीक है, तो 1000 ml में कितना घुला होगा, ये घुला होगा 1 बाय वी इंटू 1000 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो ये हो गई बात कि इतनी कंसंट्रेशन होगी। अब ये घुला होगा मतलब कि वो उसका सॉल्युबिलिटी है, क्या घुला, जितना भी घुला है वो उस पर्टिकुलर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है। तो ये क्या है, ये इसकी सॉल्युबिलिटी को दर्शा रहा है। ये क्या दर्शा रहा है, सॉल्युबिलिटी को दर्शा रहा है। और ग्राम इक्विवेलेंट की जगह में लिख दो, अगर इक्विवेलेंट उसका मास लिख दो यहाँ पे, तो ई लिख देते हैं और ये होगा ग्राम पर लीटर। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे कि ई, यहाँ पे v की वैल्यू थी, v की वैल्यू क्या थी, ये रही v की वैल्यू, लैम्डा इनफाइनाइट बाय कप्पा, रख दो यहाँ पे, क्या आएगा, s इज इक्वल टू 1000 इंटू ई, ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट। ओके, और ये था लैम्डा इनफाइनाइट, कप्पा नीचे आएगा जो यहाँ पे चला जाएगा। ओके, अब मैंने पहले भी बताया यहाँ पे कोलराउस लॉ लगेगा, लैम्डा इनफाइनाइट किसके बराबर, 1000 इंटू ई इंटू के बाय लैम्डा इनफाइनाइट प्लस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं कि इतना ग्राम पर लीटर घुला है ये। ओके, पर यहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट अगर निकालना है, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट निकालना है, KSP, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट,
सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट नहीं, प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ओके, KSP। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले मान लो NaCl ही लिया मैंने, ठीक है, ये एग्जांपल लिया और यहाँ पे Na+ बना और Cl-, ये सिर्फ एग्जांपल लिया है, ठीक है, इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। Na+ बना और Cl- बना, इसका अगर मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना मान लो, ओके, तो इसकी सॉल्युबिलिटी Na की कितनी होगी, इस आयन की पर्टिकुलर की, इसकी होगी S, और इसकी भी कितनी होगी S, ओके। तो ओवरऑल मिला के क्या हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू S इंटू S, यही होगा, ठीक है, प्रोडक्ट तो यही होगा दोनों का। तो ये हो गया KSP इज इक्वल टू S का स्क्वायर, ठीक है। और यहां से आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट S की वैल्यू, KSP, S की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ओके। इसी तरीके से अगर बेरियम सल्फेट का लेना है आपको, बेरियम सल्फेट, ओके, बेरियम सल्फेट का लेना है, तो ये क्या आएगा, बेरियम 2+ प्लस बेरियम ये SO4 2-, फाइन। अब इसकी भी क्या है, ये तो स्टोइकियोमेट्री तो बनी है, तो ये भी क्या है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, ओके। तो KSP इसका भी सेम रहेगा, इसका भी क्या रहेगा, KSP सेम रहेगा, इस तरह से, ये देखो, इज इक्वल टू S का स्क्वायर कर ले, जैसे यहाँ किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, ये आ जाएगा S इज इक्वल टू KSP का रूट। अब एक और ले लेते हैं थोड़ा डिफरेंट, यहाँ पे देखो बेरियम फ्लोराइड, तो किस तरह से टूटेगा ये, बेरियम 2+ और 2Cl-। अब यहाँ पे इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है, 1 है और इसकी 2 है, तो ये तो इसका तो रहेगा S और इसका क्या रहेगा 2S, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जब आप KSP निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा S की पावर 1, ठीक है, इसके पावर में लग जाता है, और ये होगा 2S की पावर 2, ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 है। अब ये होगा KSP इज इक्वल टू S, ये होगा 4S का स्क्वायर, ओके, इसी तरह से लिखा जाएगा। तो S कितने हैं यहाँ पे टोटल, एक मिनट सही से लिख देते इसको, 4 आगे ले लो, ओके, ये हो जाएगा S का स्क्वायर। तो ओवरऑल कितना हो गया, KSP इज इक्वल टू 4S का क्यूब। KSP निकालना है आपको, S की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले S3, 4 नीचे चला जाएगा KSP के, ये 4 और S इज इक्वल टू ये इसके रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप S की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं, क्लियर ये चीज, ओके। तो यहाँ पे ये था कि किस तरह से सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट आप कर सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट, ओके। आयनिक प्रोडक्ट वाटर का निकालने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/c। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस होगी वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर के लिए जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, वाटर के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो है यहाँ पे दी हुई है कि 5.45 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल, ठीक है, ये दी हुई है। और इसमें अब क्या है, इसमें 2 आयंस है, मैं रिएक्शन लिख देती हूँ यहाँ पे, ये देखो रिएक्शन क्या, इसके ये आयंस बनेंगे, ओके। तो ये आयंस है
और इनकी कंसंट्रेशन मान लो कितनी है, सी। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये दे रखी है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब लैम्डा एच निकालना है, मतलब कि H के लिए जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू दे रखी है 349.8 मोल, और OH जो आयन है उसके लिए दे रखी है 198.5 मोल। क्लियर। तो H2O के लिए फिर क्या रहेगी, कोलराउस लॉ के हिसाब से H2O के लिए क्या रहेगी, इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों की कंडक्टेंस को ऐड कर दो, तो वो H2O के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो जाएगी। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये H2O के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये रही 548.3 मोल, ठीक है, ये हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन निकालनी है H प्लस और OH माइनस की। तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन, ये क्या C इधर ले जाएंगे और ये इधर ले आएंगे नीचे, तो यहाँ से कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं आराम से। और ध्यान रखना जो H2O की कंसंट्रेशन होगी वही H प्लस की होगी और वही OH माइनस की कंसंट्रेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि H प्लस और H2O दोनों के लिए निकालते हुए दोनों की ही सेम कंसंट्रेशन हो, वो ही वाटर की भी कंसंट्रेशन होती है। ओके, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आराम से, ये C इधर चला गया कंसंट्रेशन, लैम्डा इनफाइनाइट नीचे आ गया। ओके, अब देखते हैं कि H प्लस के लिए निकालने तो 1000 इनटू वाटर के लिए जो कप्पा था वो क्या है 5.54 इंटू 10⁻⁻8, और ये वैल्यू जो निकली है लैम्डा इनफाइनाइट ये है हमारी 548.3, 1.01 इंटू 10⁻⁷। ओके, ये इस तरह से, और बिल्कुल इसी तरह से जो है OH माइनस के लिए निकलेगी, और सेम, क्योंकि ये क्या है आयनित हो जाता है। ओके, तो जो कंसंट्रेशन वाटर की रहेगी जो वही H प्लस और OH माइनस आयंस की भी रहेगी, बिल्कुल सेम 1.01 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो आयनिक प्रोडक्ट निकालना है वाटर का। तो ये जो H2O है ये H प्लस और OH माइनस में रहता है। ओके, और मैंने कहा कि इनकी कंसंट्रेशन क्या है, CC है। ओके, और आयनिक प्रोडक्ट निकालना है आपको, तो प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही प्रोडक्ट होगा, दोनों की कंसंट्रेशन, वाटर का प्रोडक्ट क्या होगा आयनिक, दोनों आयंस की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन ही यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है फर्स्ट की, H प्लस की कितनी है 1.01 इंटू 10⁻⁷। ओके, इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दो वापस से 1.01 इंटू 10⁻⁷ हो गया, और ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई 1.02 इंटू 10⁻⁻14। ओके, तो ये निकल गया हमारा आयनिक प्रोडक्ट। यहाँ पे भी आपको दिखा है कि क्या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो यूज में आती है, साथ ही साथ जो कप्पा की वैल्यू है वो भी यूज में आती है। तो इस तरह से ये सारे एप्लीकेशंस थे कि किस तरह से जो है आपका कंडक्टिविटी मेजरमेंट द्वारा बहुत सारे जो टर्म्स है वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वगैरह। ओके, तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके।